नमस्ते, मैं कमलेश्वर सिंह राठौर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्ली से, पाली डिस्ट्रिक्ट कोरबा से। आज हम फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है गैल्वेनोमीटर को ही आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक को, तो लास्ट टाइम हमारा वीडियो में यहीं तक बताया था मैं, तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रहा हूँ। तो गैल्वेनोमीटर एक तरह से क्या होता है, अमीटर होता है, ठीक है जी। तो आप लोग बुक में आगे गैल्वेनोमीटर के बाद जस्ट टॉपिक मिलेगा आपको अमीटर, शंट अमीटर और आपका वोल्ट अमीटर, ठीक है जी। तो गैल्वेनोमीटर एक तरह से क्या होता है, आपका अमीटर होता है। अब ये बुक में आपको दिया है कि गैल्वेनोमीटर को जब आप, ठीक है, गैल्वेनोमीटर को जब आप समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को क्या बोला जाता है, शंट। तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध या फिर अल्पमान का प्रतिरोध लगाकर अमीटर बनाया जाता है, ऐसा बुक में दिया गया है। चूँकि गैल्वेनोमीटर क्या है, मैं पहले ही बताया था, अल्प धारा का क्या करता है, मापन करता है। और अल्प धारा, अब इसकी धारा, ज़्यादा धारा का मान मापन करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे। तो डिजायर्ड रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, यानी जितना हमको धारा का मापन करना है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। तो इस रेजिस्टेंस को हम लगाते हैं कि ताकि गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा धारा को मापा जा सके। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, निम्न प्रतिरोध। तो ये वो क्या है कि इसमें चेंज हो जाता है अमीटर में। लेकिन गैल्वेनोमीटर भी एक अमीटर का ही एक स्पेशल केस है। देखिए अमीटर कहाँ से आया गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की हम कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी वो ज़्यादा धारा क्या करे, डिटेक्ट करे, ज़्यादा धारा को बता सके। तो इसलिए हम क्या, उसमें निम्न प्रतिरोध का एक तार समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो जिसको क्या बोला जाता है, अमीटर कहा जाता है। लेकिन एक अमीटर के एक स्पेशल टाइप गैल्वेनोमीटर भी है, जिसे हम बिना निम्न प्रतिरोध का भी कम मान का धारा हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। वोल्ट मीटर में क्या होता है, अमीटर में आप पता चल गया कि इसका मेजरमेंट होता है करंट का। तो आप मिल वगैरह जाते होंगे आप लोग, गेहूँ वगैरह लेकर, आटा, गेहूँ पिसवा कर आटा प्राप्त करने के लिए मिल जाते होंगे, तो वहाँ पे अमीटर वगैरह लगा रहता है। जैसे आप लोग का घर में ट्यूबवेल होगा, बोर वगैरह होगा, है ना, उसमें भी आपका देखते होंगे स्विच जहाँ पे ऑन करते हैं, एक तरफ अमीटर होता है, एक तरफ वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, मीटर वोल्ट मीटर। अमीटर में आपको करंट बताता है, ठीक है, और वोल्ट मीटर में आपको वोल्ट बताता है। तो ये इक्विपमेंट तो आपके सबके घर में होगा, मिल तो जनरली आप लोग जाते ही होंगे, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, मीटर और वोल्ट मीटर वहाँ पे, ठीक है जी। ये राउंड होता है आपका पूरा, इधर आपका मेजरमेंट यूनिट आपका स्केल लगा रहता है, ऐसे आपका कांटा रहता है, नीडल रहता है। तो अमीटर वोल्ट मीटर, अमीटर क्या बताता है, आपका करंट। तो गैल्वेनोमीटर बहुत निम्न धारा क्या करता है, बताता है, जबकि उसी धारा का मान बढ़ जाए तो गैल्वेनोमीटर वो नहीं बताएगा, गैल्वेनोमीटर ख़राब हो सकता है ना। तो या फिर गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो धारा माप, यानी गैल्वेनोमीटर के कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, यानी वो ज़्यादा करंट को मेजरमेंट कर ले, इसके लिए हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। और निम्न प्रतिरोध के तार को क्या बोला जाता है, शंट। यानी एक तरह, दूसरे तरह से बोल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में हम शंट का प्रयोग करके अमीटर बनाते हैं। अमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर निम्न धारा को मापता है, तो अमीटर क्या है, निम्न धारा से और उच्च धारा को भी मेजरमेंट कर सकता है। अमीटर का अलग अलग कैपेसिटी होता है, तो जितना आप कम प्रतिरोध लगाएंगे उतनी ज़्यादा, जितना आप प्रतिरोध लगाएंगे उतनी ज़्यादा आप धारा का मापन अमीटर द्वारा कर सकते हैं। तो निम्न प्रतिरोध एक्चुअल में क्या होता है, डिजायर्ड रेजिस्टेंस होता है। डिजायर्ड रेजिस्टेंस से मतलब है कि आप मन चाहा
आपको जैसे रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप प्रतिरोध लगा सकते हैं। उसके जितना ज़्यादा आप प्रतिरोध लगाएंगे उतनी ज़्यादा मीटर का भी करंट जो बताने की कैपेसिटी हो बढ़ते जाएगी। वोल्ट मीटर, यदि आप गैल्वेनोमीटर में आप ओम्स लॉ तो पढ़े ही होंगे, है ना। ओम्स लॉ का यूज करें तो आपको वोल्ट भी बता सकते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे क्या था, V प्रोपोर्शनल टू I था। ओम्स लॉ यानी V इक्वल क्या था, IR, है ना। जितना ज़्यादा आपका करंट रहेगा उतनी ज़्यादा क्या रहेगा, वोल्ट, या फिर जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उतनी ज़्यादा करंट। दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। तो ओम्स लॉ का यूज करके आप गैल्वेनोमीटर से क्या बता सकते हैं, वोल्ट मीटर भी यानी वोल्ट भी बता सकते हैं। इसलिए गैल्वेनोमीटर को भी वोल्ट मीटर कह सकते हैं, ठीक है जी। तो वोल्ट मीटर एक्चुअल गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, ये आपको क्या करोगे, हाई रेजिस्टेंस वायर को, हाई रेजिस्टेंस वायर को आप सीरीज में, तो सीरीज और इसको क्या पैरेलल सीरीज, तो आप लोग तो पढ़े होंगे प्रतिरोध का समांतर क्रम और प्रतिरोध का श्रेणी क्रम। प्रतिरोध का समांतर क्रम हम किसके लिए यूज कर रहे थे, मीटर के, या प्रतिरोध का श्रेणी क्रम किसके लिए यूज कर रहे हैं, वोल्ट मीटर के लिए। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो रहा है, इसमें हम सीरीज हाई रेजिस्टेंस वायर यूज किए हैं, जबकि इसमें लो रेजिस्टेंस वायर यूज किए हैं। तो हाई रेजिस्टेंस वायर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस रहेगा आपका वायर का, उतनी ही आपको क्या करेगा, वो धारा का मान कम रखेगा। सिंपल सी बात है ना। और इधर जितना आप कम निम्न प्रतिरोध रखेंगे उतनी क्या धारा का मान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यानी दोनों एक दूसरे क्या होता है, विक्रमण अनुपात ओम्स लॉ से, यानी V अपान क्या है, I इक्वल R। यानी I जितना ज़्यादा रहेगा V का मान ओबियसली कम हो जाएगा, I का मान कम हो तो V का मान क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओम्स नियम में आप लोग देखे तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर निम्न प्रतिरोध है तो धारा का मान क्या रहेगा, ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पे आपका हाई रेजिस्टेंस वायर जो है इसलिए वोल्टेज क्या हो जाएगा यहाँ पे कम। यानी आपका दोनों का डिजायर्ड आपको वोल्ट मीटर, वोल्ट मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर का आविष्कार किए हैं, और डिजायर्ड आपको करंट मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर से अमीटर का आविष्कार किए हैं। एक्चुअल में आपको वन ऑफ द स्पेशल केसेस में आपका गैल्वेनोमीटर अमीटर भी है और वोल्ट मीटर भी है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि गैल्वेनोमीटर एक अमीटर भी है और एक वोल्ट मीटर भी है। तो धारा मापी के बारे में इतना जानना पर्याप्त है। अब धारा मापी के टाइप्स में जाते हैं, ठीक है जी। ये धारा मापी आपका जो प्रकार है, तो टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो मेनली क्या है, दो प्रकार के धारा मापी है, ठीक है जी। एक आपका मूविंग मैग्नेट लिख सकते हो, हाँ मूविंग मैग्नेट ही ठीक है, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। एक दूसरा जो टाइप्स है आपका मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, दूसरा जो है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये दो टाइप्स का होता है, मेनली मुख्यतः दो प्रकार के आपको गैल्वेनोमीटर होता है। तो मूविंग, तो इसको क्या बोला जाता है, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर को हिंदी में चुंबक धारा मापी, जबकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को क्या बोले जाते हैं हिंदी में, चल कुंडली धारा मापी। कॉइल यानी कुंडली होता है, मैग्नेट यानी चुंबक होते हैं, मूविंग यानी चल, और गैल्वेनोमीटर तो बता ही चुका हूँ धारा मापी होता है, ठीक है। ये दो टाइप्स का होता है। तो
इसको नोट डाउन करिएगा, इसके अंदर मैं और भी चीज़ें बता रहा हूँ। मूविंग मैग्नेट में आपका इसमें भी बहुत सारा आपका वैरायटी आता है, लेकिन मुख्यतः आपका 3 इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। पहला इसमें जो टाइप्स आता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, आप लोग लिख लेंगे आगे, ठीक है जी। तो टेंजेंट इसको क्या बोले जाते हैं, स्पर्शजया धारा मापी। दूसरा आप देखेंगे हेल्महोल्ट्ज गैल्वेनोमीटर। ये वैज्ञानिक नाम है, इसलिए इसके हिंदी भी हेल्महोल्ट्ज ही रहेगा, तो इसके हिंदी खोजने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है जी, क्योंकि नाम का इंग्लिश नाम भी वही होता है और हिंदी नाम भी वही रहता है ना। जैसे आपका नाम इंग्लिश में भी बोलेंगे तो वही बोलेंगे ना, जो आपका नाम रहेगा वैसी है। तो तीसरा आपका क्या है, अस्टैटिक गैल्वेनोमीटर। हिंदी में क्या बोले जाते हैं इसको, अस्थैतिक गैल्वेनोमीटर। तो एक 3 मुख्यतः इसके अंदर आता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका सस्पेंडेड, ठीक है जी, ये 2 प्रकार के होते हैं, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको लिख लीजिए। और दूसरा जो होता है पियोटेड, ठीक है जी, दूसरा क्या होता है, पियोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। पियोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को हिंदी में क्या बोला जाता है, चल निलंबित कुंडली धारा मापी, और इसको हिंदी में बोला जाता है किलकित कुंडली धारा मापी। तो हमारा जो टॉपिक है ये तो नहीं है अभी आप लोग के सिलेबस में, इस चैप्टर के सिलेबस में नहीं है। इस चैप्टर के सिलेबस में आपको ये इसी के बारे में स्टडी करेंगे, तो ये आपका छूटेगा। लेकिन ये मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर क्या होता है और आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहले देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, मूविंग मैग्नेट, कौन सा मूव हो रहा है जी, मैग्नेट, है ना। अब यहाँ पे देखिए मूविंग कॉइल, यहाँ पे कौन सा मूव हो रहा है, कॉइल। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जनरेट करने के 2 और तरीके हैं। या तो आप मैग्नेट को मूव कर लो या फिर आप कॉइल को मूव कर लो। मैग्नेट को मूव करेंगे और कॉइल फिक्स रखेंगे, फिर भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। आप कॉइल को फिक्स रखोगे और मैग्नेट को मूव करोगे तब भी, या फिर कॉइल को मूव करोगे और मैग्नेट को फिक्स रखोगे तब भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मूविंग मैग्नेट को मूव कर रहे हैं इस वाले गैल्वेनोमीटर में, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कॉइल को मूव कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, मूविंग मैग्नेट में ये टाइप्स को आप लोग लिख लिए होंगे। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जगह की कमी के नाम से मिटाना पड़ रहा है मेरे को बार बार। तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, वीडियो पॉज कर करके अच्छे से समझते रहिएगा, ठीक है जी। तो इसको देखते हैं मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर को, ठीक है जी। तो तो पहला आपको क्या है, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर में आपका मैग्नेट मूव करेगा और इसमें आपको क्या है, कॉइल मूव करेगा। तो मूव कौन करेगा जी, आपको मैग्नेट, ठीक है जी। और आपका फिक्स्ड क्या रहेगा जी, अब देखो एक इसका टाइप से आप मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर मूविंग कॉइल का फिक्स्ड क्या रहेगा, इधर क्या दिख रहा है, कॉइल, तो इसमें कॉइल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा।
इसमें जो मूव होगा वो क्या मूव होगा, कॉइल मूव होगा। कॉइल क्या है अब ये पूछेंगे, तो कॉइल आपका जो पहले बताया पहली टॉपिक में आपको जो फेरो की संख्या लपेटा जाता है वही आपका क्या होता है, कॉइल होता है। ठीक है, जैसे आप लोग घर वगैरह में हीटर वगैरह यूज करते होंगे, है ना, तो हीटर में कॉइल लेकर आ जाए ऐसा बोलते हैं ना घर में, तो लपेटा होता है वायर का, वही क्या होता है, कॉइल, है ना। तो ये वही कॉइल यहाँ पर भी है, ये मूव कॉइल करेगा और फिक्स्ड क्या रहेगा यहाँ पे आपका मैग्नेट रहेगा। ठीक है जी। कंटिन्यू है। तो यहाँ पे आपको लोग को बताया कि मैग्नेट क्या होगा, मूव करेगा, और कॉइल क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। जबकि मूविंग कॉइल में आपका मैग्नेट जो है फिक्स्ड रहेगा, कॉइल जो है मूव करेगा। ठीक है जी, तो ये आपको बता दिया। तो आपका मूविंग मैग्नेट यानी आपका जल चुंबक धारा मापी पे आपका मैग्नेट मूव करेगा और आपका कॉइल फिक्स रहेगा। जबकि आपका चल कुंडली धारा मापी में कॉइल आपका मूव करेगा और मैग्नेट फिक्स्ड रहेगा। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पे क्या आप समझे, प्रत्येक धारा मापी में एक कुंडली होता है और एक चुंबक होता है, इनमें से कोई एक स्थिर रहता है और एक गतिशील रहता है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रत्येक धारा मापी में एक कुंडली होता है और एक चुंबक होता है, इनमें से एक स्थिर होता है और दूसरा गतिशील होता है। यदि आप मैग्नेट को मूव करेंगे तो आपको मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर कहलाएगा। यदि आप मैग्नेट को फिक्स्ड रखेंगे और कॉइल को मूव करेंगे तो आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहलाएगा। तो धारा गैल्वेनोमीटर में दो होता है, कॉइल और आपका मैग्नेट, और एक फिक्स रहेगा एक मूव करेगा, इसी के नाम से दो प्रकार से होता है। तो कॉइल मूव करेगा तो आपका सिंपल से मैग्नेट फिक्स्ड हो जाएगा, मैग्नेट मूव करेगा तो आपका कॉइल फिक्स हो जाएगा। इसीलिए दो टाइप्स का होता है, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी, तो आगे हम किसका स्टडी करने वाले हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो इसी को आगे करते हैं कंटिन्यू। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपका देख लिए कितना टाइप्स का होता है, दो टाइप्स। इसके बारे में और बताऊंगी इसलिए मैं वापस से लिख रहा हूँ इसको। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, इधर आपका एक और क्या बताया था, पियोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है जी, पियोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसको बोले जाता है निलंबित, हिंदी नाम है इसका निलंबित कॉइल का क्या हो जाएगा आपको हिंदी, कुंडली। ये आपका निलंबित कुंडली धारा मापी हो गए। ये आपको क्या हो गया, पियोटेड कॉइल, ये इसको हिंदी बोला जाता है किलकित कुंडली धारा मापी। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसका एक दूसरा नाम है वो वेस्टर्न बोला जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका, वेस्टर्न, यानी वेस्टर्न धारा मापी भी बोला जाता है, वेस्टर्न धारा मापी। तो वेस्टर्न धारा मापी बोले या फिर पियोटेड कॉइल
गैल्वेनोमीटर यानी पिवोटेड कॉइल धारा मापी या किलकित कुंडली धारा मापी बोले दोनों एक ही है। अब दोनों में आगे चल के थोड़ा डिफरेंस देख ले रहे हैं, क्योंकि आगे मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा आप लोग को, कैसे इसका रचना होता है, यानी कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, होता क्या है, कैसे काम करता है, वर्किंग मेथड बताऊंगा, है ना, क्या क्या इसके आपका कैसे इसका प्रैक्टिकल होता है, तो आप लोग बाद में जानेंगे। तो आपको पहले सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। और पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, यानी दोनों धारा मापी का सिद्धांत, यानी इसका भी सिद्धांत और इसका भी सिद्धांत, दोनों के सिद्धांत क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, दोनों का कार्य विधि भी सेम होता है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, दोनों का कंपैरिजन करके मैं बता रहा हूँ एक साथ। दोनों का प्रिंसिपल यानी आपका सिद्धांत और दोनों का वर्किंग मेथड यानी कार्य करने की विधि सेम होता है। लेकिन अब दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया? अलग अलग इसलिए रखा गया है कि इसके जो रचना है, ठीक है जी, यानी कंस्ट्रक्शन बोलना चाहिए, यानी निर्माण की जो पद्धति है या फिर रचना है, वो क्या है, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखें दोनों का सिद्धांत सेम है, दोनों का वर्किंग मेथड भी सेम है, अंतर केवल रचना का है, निर्माण का है, यानी दोनों का बनाने का तरीका अलग अलग है, इसलिए दोनों का नाम भी अलग अलग रखा गया है। ये सस्पेंडेड है, यानी इसमें कॉइल को क्या किया जाता है, लटकाया जाता है। सस्पेंडेड यानी लटकाना, इसका और सरल हिंदी में आएंगे क्या होता है, इसका लटकाना। अब कैसा लटकाना, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाना, है ना, यानी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो किसमें कॉइल को लटकाते तो आपका सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर हो जाए, पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें लटकाया नहीं जाता, इसमें कील तो जानते होंगे, एक दूसरा टाइप का है थोड़ा। आपके घर में जो कील होता है उसमें किसी भी कील लगा देते हैं, यानी कील को लगाने से क्या होता है, कोई भी वस्तु क्या हो जाता है उसके साथ फिक्स हो जाता है। इसी तरह पिवोटेड भी उसी तरह होते हैं, वन ऑफ टाइप से है। तो पिवोटेड में भी क्या होता है, आपको फिक्स, यानी कॉइल को ऊपर से फिक्स किया जाता है, नीचे से फिक्स किया जाता है, यानी आपको पिवोटेड कर दिया जाता है, यानी कील लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि इसीलिए इसका नाम क्या पर है, कील की कुंडली धारा मापी। अब दोनों में थोड़ा और डिफरेंस बता दे रहा हूँ मैं, इतना तो आपको समझ में आ गया, निर्माण आपको पता चल गया। तो इधर निलंबित कुंडली धारा मापी में क्या होता है, आगे आप लोग देखेंगे, तो इतना तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ और कुछ बता दे रहा हूँ इसके साथ। तो निलंबित कुंडली धारा मापी में इसको लटकाने के लिए फास्फर ब्रांच का यूज किया जाता है। एक मेटल है, एलॉय मेटल, ठीक है, यानी मिश्रित धातु, और इसको क्या किया जाता है, आपका दो कीलक, यानी दो कीलक की सहायता से इसको लटकाया जाता है। तो फास्फर ब्रांच का एक स्ट्रिंग रहता है, रस्सी टाइप का रहता है, उससे इसको लटकाया जाता है। इसलिए सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के टूटने का भी डर रहता है, कभी स्ट्रिंग टूट गया तो पूरा सिस्टम क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, और इसके दो कीलक की सहायता से इसके कॉइल को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। इसमें मैं डिफरेंस बताने वाला था कि किलकित कुंडली धारा मापी, किलकित कुंडली धारा मापी कम सुग्राही होते हैं। अब सुग्राही क्या है, लेस सेंसिटिविटी, सुग्राहिता, ठीक है, और सेंसिटिव आपका सुग्राही हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सुग्राहिता क्या होता है, कम होता है, इसलिए प्राइवेट दृष्टि से ज़्यादा यूज होता है। सुग्राहिता कम होने से क्या होता है, ये करंट को उतना आसानी से डिटेक्ट नहीं करता है, एकदम कम करंट को उतने आसानी से डिटेक्ट नहीं करता है जितनी कम करंट को सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेता है। यानी ये बहुत ही अल्प धारा को मान को भी डिटेक्ट कर सकता है,
थोड़ा सा इससे इसके अपेक्षा में कम सुग्राही होता है, यानी कम अल्फा धारा के मान को अच्छी तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, थोड़ा सा ज़्यादा धारा का मान को बढ़ाना पड़ता है इसमें। ठीक है जी, तो ये ज़्यादा सुग्राही होता है, और जो जितना ज़्यादा सुग्राही रहेगा वो उतनी कम धारा के मान को क्या करेगा, बता सकता है। ठीक है, सुग्राही का मतलब समझ में आ गया। जो जितना ज़्यादा सुग्राही रहेगा वो धारा का मान को उतनी ज़्यादा कम अल्फा धारा के मान को भी वो अच्छे से बता सकता है, जबकि जो ज़्यादा कम सुग्राही रहेगा वो आपका धारा के मान को यानी कम अल्फा धारा के मान को उतने अच्छे से बता नहीं पाएगा। हो सकता है उससे थोड़ा धारा का मान ज़्यादा होगा तभी बताए, जबकि आपका ज़्यादा सुग्राही जो है कम अल्फा धारा के मान को भी अच्छे से आसानी से बता सकता है। तो आपका सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सुग्राही होने से ये ज़्यादा बता सकता है। लेकिन प्रयोगशाला में होता क्या है, धारा का मापन हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, हम केवल विक्षेप की स्थिति का ही पता करते हैं, इसलिए हम पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर हो सकता है टूट सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग है, फास्फर ब्रांच का बना हुआ रहता है, टूटने उठने के चांसेस यानी इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, इसलिए सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का हम यूज नहीं करते हैं। इसका रीज़न भी है, हम लोग ज़्यादा मतलब हम लोग करंट मापने के लिए यानी उसके करंट का परिमाण जानने के लिए, मैग्नीट्यूड जानने के लिए हम लोग इसका यूज प्रयोगशाला में नहीं करते। ओनली हम विक्षेप यानी करंट आ रहा है नहीं आ रहा है उसके विक्षेप यानी उसकी स्थिति, करंट की आने की स्थिति और ना आने की स्थिति को ही हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। इसलिए हम क्या पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, वेस्टर्न आपका गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। दूसरा ये सब रीजन भी है, पिवोटेड कॉइल आपका कील के सहारे क्या रहता है, यानी कीलअप के सहारे से क्या रहता है, फिक्स रहता है, जिसके नाम से ये जल्दी से ख़राब नहीं होता एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर। इसलिए आपका पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज आपका लैब वगैरह में, आपकी स्कूल वगैरह में ये रहता है। ठीक है, इसीलिए इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इतना आप लोग इसका समझ गए। ठीक है जी, तो आगे हम अब इसके स्ट्रक्चर में जाते हैं, इसकी रचना में जाते हैं, ये दोनों होता क्या है। ठीक है जी, तो आगे आप हम लोग दोनों के प्रिंसिपल्स देखते हैं, साथ में वर्किंग मेथड देखते हैं और उसके कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो मैं सबसे पहला आप लोग को सस्पेंडेड के ही बता दे रहा हूँ। एक को आप समझ जाएंगे, दूसरे को भी ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। ऑटोमेटिक बोलने का मतलब है थोड़ा सा बताऊंगा तब आप लोग दूसरे को भी समझ जाएंगे। ठीक, तो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं इसका सबसे फिजिक्स में देखो, फिजिक्स का ट्रिक बता रहा हूँ पढ़ने का। आप लोग पहले चित्र बनाओ, चित्र के हिसाब से पढ़ते जाओ, बहुत ही ईजी देखना। आप लोग को मैं पढ़ा कर बता रहा हूँ यहाँ पे। तो दो मैग्नेट लेते हैं, क्या मैग्नेट है जी, बताया था मैं पहला वीडियो में। ये मैग्नेट आपका कौन सा है, हार्स शू मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट होगा ये, हार्स शू मैग्नेट। हिंदी में आप क्या बोल सकते हो, नाल चुंबक बोल सकते हो। नाल चुंबक लेने के बाद इधर हम नॉर्मल लोहे के दो टुकड़े को इसके साथ चिपका देते हैं, यानी इसके साथ रख देते हैं। ठीक है, तो एक तरफ को एन ले लो, एक तरफ को एस ले लो। ठीक है, एन ले लो, इधर का एस ले लो। ये क्या है, आपका सॉफ्ट आयरन है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन नॉर्मल लोहा है। अब नॉर्मल लोहे ले लिए,
और इस नर में एक्चुअल में क्या रहता है, ये ऐसे रहता है। अब इसके लेने का रीज़न भी मैं बता दे रहा हूँ। हमारा जो ऐसे रहता है, इसको क्या किया जाता है, अवतल शेप में काटा जाता है ऐसे, इसको भी काट कर, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक आपका एक कंडीशन है, क्योंकि ये आपका कौन सा शेप है, रेडियल शेप है, त्रिज्यीय शेप है, ठीक है जी। कौन सा शेप है, अवतल शेप, यानी अवतल आकृति बोल सकते हैं। तो अवतल आकृति में क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। इसके बीच में हम कॉइल लेते हैं, ये कॉइल ले ली। ये क्या है एक्चुअल में, आपका कॉइल जो है ये एल्युमिनियम का क्या होता है, मेटल होता है। और इसमें क्या क्या दिया जाता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है। और ऐसा लपेटा हुआ वो क्या कहलाता है, आपका कॉइल कहलाता है। इसके बीच में हम लोग कोर लेते हैं। कोर आप कैसा कोर रहेगा, सॉफ्ट आयरन का रहता है, यानी आपका मुलायम नर्म लोहा बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा, नर्म लोहा कोर। अब नर्म लोहा कोर क्यों लिया जाता है, देखो कॉइल लपेटा रहता है, तो इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, सॉफ्ट आयरन के बीच में कोर लिया जाता है, ठीक है। एक कोर आपका सॉफ्ट आयरन के बीच में ले लीजिए, ये हो गया आपका। इसके बाद अब ये जो लपेटे रहेंगे कॉइल, ठीक है जी, तो एक सिरा को हम क्या करते हैं, इसको आप लोग नाम को लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है तो मिटा रहा हूँ। तो एक को स्प्रिंग से हम क्या करते हैं, ये स्प्रिंग है आपको, ठीक है। स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड पार्ट से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, रिजिड पोर्शन से, ठीक है। रिजिड पोर्शन से हम क्या कर दिए, इसको फिक्स कर दिए। स्प्रिंग आपका फिक्स हो गया, ठीक है। एक दूसरा पार्ट यानी आप इधर एक कॉइल को क्या करते हैं हम लोग, फास्फर ब्रांच, यानी ये आपको क्या है, फास्फर ब्रांच से क्या ले लेते हैं, पत्ती से लटका देते हैं। और यही बीच में आपके एक क्या रहता है, दर्पण रहता है, समतल दर्पण। क्या होता है आपका, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर होता है। और इस फास्फर ब्रांच को लटका देते हैं किसी के सहारे, यानी यहाँ पे कुछ फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये लटक गया, ठीक है जी। और इसके जो वायर निकलता है, एक आपका पेज से कनेक्ट कर देते हैं, और इसका जो वायर निकलता है एक पेज से कनेक्ट। इधर से आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या कराते हैं, आप फ्लो कराते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गया। अब एन और एस को आप बदल भी सकते हो, ये भी एन हो सकता है, ये भी एस हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका करंट कैसा जा रहा है, ठीक है जी, यानी कॉइल पे करंट कैसा मूव हो रहा है। हाँ, ध्यान रखिएगा, यदि आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, यानी दक्षिणावर्त दिशा में जा रहा है, तब आपका उस तरफ जो ध्रुव होगा वो क्या होगा, एस होगा। इसको पर्टिकुलर ध्यान रखिएगा। यदि करंट आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो उस तरफ क्या होगा, आपका जो करंट है क्लॉकवाइज जा रहा है तो उस तरफ ध्रुव का आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो अब एस इधर है, मतलब ओबियसली सीधी सी बात है, एस इधर है तो आपको क्या आएगा, इधर एस इधर है तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट क्या है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इधर आपका एन है तो इधर क्या है, करंट आपका क्लॉकवाइज, ठीक है जी।
इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ पता चल गई, एन एस भी हो सकता है, एस जो है एन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे कॉइल में फ्लो करा रहे हैं, यानी प्रवाहित कर रहे हैं। इतना आप लोग को आ गया होगा समझ में, ठीक है जी। तो ये आपका कुंडली हो गया। इस कुंडली को हम फास्फर ब्रांच एक स्ट्रिंग के साथ बीच में मिरर लगा के क्या कर देते हैं, लटका देते हैं, ठीक है। सस्पेंडेड यानी लटका दिया, इधर से हम इसको एक स्प्रिंग के द्वारा फिक्स कर देते हैं। अब जैसे ही करंट प्रवाहित करेंगे, करंट प्रवाहित होने से क्या होता है, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसको ध्यान रखिएगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो रेडियल फॉर्म में होता है। रेडियल यानी त्रिज्यीय, है ना, रेडियल फॉर्म में जनरेट होता है, यानी त्रिज्यीय आकार पे, यानी आप इधर एक इधर तो जनरेट हो रहा है। अब ऐसा क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि इसका जो शेप क्या है, अवतल है, इधर भी अवतल है। अवतल का शेप होने के कारण, यानी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड में जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो किस आधार पे, त्रिज्यीय आधार पे क्या होता है, उत्पन्न होता है। त्रिज्यीय आधार पर उत्पन्न होने का क्या होता है, मैग्नेट जो कॉइल है वो क्या करता है, घूमता है, घूमते जाएगा क्योंकि सस्पेंडेड है, घूमेगा। लेकिन इधर नीचे देखिए आप, स्प्रिंग लगा हुआ है, क्या है, फिक्स है। तो स्प्रिंग घूमते जाएगा, एक लिमिट तक घूमेगा, स्प्रिंग क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, फिर घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। सिंपल सा है, आप लोग जब साइकिल स्टैंड करते हैं तो स्प्रिंग लगा रहता है साइकिल पे, तो स्टैंड करते हैं तो स्प्रिंग अच्छा रहता है तो अच्छे से स्टैंड होता है, और स्प्रिंग जैसे ही खराब होता है और ज़्यादा फैलता है तो साइकिल अच्छे से स्टैंड होता है क्या, नहीं होता है ना। तो और जैसे आप लोग साइकिल स्टैंड हटाते हैं तो स्प्रिंग क्या होता है, सिकुड़ता है, अच्छा स्प्रिंग रहता है, सिकुड़ कर ऊपर उठ जाता है। लेकिन स्प्रिंग खराब हो जाता है तो ना सही से स्टैंड होता है, ना सही से स्प्रिंग क्या होता है, उसको ऊपर उठाता है, और आप स्प्रिंग फैल जाने के नाम से उठा भी नहीं पाता है। इसी तरह यहाँ पर भी, यदि स्प्रिंग सही रहेगा, स्प्रिंग अच्छे से रहेगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़ने के बाद वो क्या करेगा, इसका घूमना बंद हो जाएगा। अब घूमना बंद होता है तब कॉइल घूमना बंद हो जाएगा, स्प्रिंग का घूमना बंद हो जाए, कॉइल भी घूमना बंद हो जाए। और यहाँ पे पॉइंटर होता है, ठीक है जी। ये ऊपर के भाग में मिटा दे रहा हूँ, इतना तो नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, इतना को मैं मिटा कर और ऊपर बता दे रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे पॉइंटर होता है और बाहर में आपका स्केल रहता है। यदि पॉइंटर यहाँ पे है यानी जीरो पे है तो यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन, यानी किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है। जैसे इधर डिफ्लेक्शन कर रहा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ, ये ध्यान रखिए। यदि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका पॉइंटर जो है इस तरफ आएगा, यानी आपका कनेक्शन क्या है, सही है। यदि पॉइंटर आपको इस तरफ आ रहा है यानी कनेक्शन गलत है। दूसरा, यदि पॉइंटर यहाँ पे आ रहा है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो करंट है वो आपका गैल्वेनोमीटर तक नहीं पहुँचेगा। ये 3 कंडीशन, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिसिटी आपका नहीं रहेगा, नहीं मूव करेगा, आपका पॉइंटर आपका ये मिड पॉइंट में दिखेगा। यदि आपका सही कनेक्टिविटी हुआ है यानी सही कनेक्शन हुआ है तो आपका पॉइंटर इधर दिखेगा इलेक्ट्रिसिटी रहने पर। और यदि आपको पॉइंटर गलत कनेक्ट हुआ है तो आपका इधर लेफ्ट साइड दिखाएगा। तो सही कनेक्ट रहेगा तो राइट साइड, गलत कनेक्ट लेफ्ट साइड। यदि आपका करंट आ ही नहीं रहा है तो आपका बीच में, ठीक है। या कनेक्शन फॉल्ट हो सकता है या फिर आपका कनेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो 3 कंडीशन आपका हो सकता है। तो यहाँ पे स्प्रिंग क्या करेगा, घूमने, कॉइल को घूमने के लिए रोकेगा। तो एठन यहाँ पे क्या है, टॉर्सन आ जाता है, एठन हो जाता है और ये रुक जाता है तो कॉइल भी रुक जाता है। तो लिमिटेड तक घूमता है फिर रुक जाता है, यानी आपको जो पॉइंटर इधर तक आएगा, इसका सेटिंग ऐसा रहता है, ये जैसे ये पूरा सिकुड़ जाएगा तो आपका पॉइंटर इससे और पॉइंटर इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ये भी कॉइल को आगे मूव होने नहीं देगा, जिसके नाम से पॉइंटर टूटता भी नहीं है। वो स्प्रिंग क्या कर देता है, रोक देता है। ऐसा दोनों का साइमल्टेनियसली आपका सेटिंग रहता है, ठीक है। इसी तरह इधर भी आप इधर घूमेंगे तो इधर जाएगा, है ना।
तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, 3 कंडीशन आपका। तो आपका मूव करेगा तब से। अब आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉइल जो है मूव हो रहा है, यानी आपका कौन सा चल रहा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चल रहा है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कौन सा चल रहा है, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी आपका गैल्वेनोमीटर जो कॉइल और सस्पेंडेड हुआ है यानी लटका हुआ, ठीक है। और इसके साथ ही मैं उसको भी बता रहा हूँ कि इसको पियोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एक साथ ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फास्फर ब्रांच है वो आपको नहीं रहेगी, इसके जगह ये क्या है, ऐसे पियोटेड रहता है। ये आपका इसमें स्प्रिंग के साथ क्या करता है, ये कॉइल अटैच रहेगा, यहाँ से हटा दो, यहाँ पे पियोटेड रहेगा, इसमें भी स्प्रिंग रहेगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, इसको फिक्स कर दिया जाता है, इसको भी इधर से फिक्स कर दिया। बस यही अंतर रहता है रचना में, पियोटेड लग जाता है दोनों तरफ और फिक्स कर दिया जाता है, बाकी सब आपका सेम रहेगा, ठीक है। रचना में यही है, आपका रचना में ही अंतर है। तो ये दोनों अंतर आप देख लिए, इसमें और उसमें, ठीक है, और आपका दोनों सेम रहेगा। तो ये हो गया आपका। तो कॉइल कैसे मूव हो रहा है पता चल गया, इधर से फोर्स लग रहा है इधर से, तो एक बल इग्मा काम करता है, ये इधर बल, अब ये रेडियली फॉर्म पे क्या हो रहा है, काम कर रहा है, तो इधर का डायरेक्शन ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, इधर क्या है नीचे की ओर, इधर। तो यहाँ पे एक बल इग्मा काम किया। अब बल युग्म का एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में अपना लेना चाहते हैं, जैसे आप ले सकते हैं कुआं से पानी आप लोग सभी निकाले होंगे, है ना। तो आप बाल्टी से जब पानी निकालते हैं तो आप अपने तरफ बल लगाते हैं, अब बल लगाते हैं तब तो बाल्टी बाहर आ जाता है। सोचो जब बल ना लगा, यानी कोई आपके साथी यानी आपका फ्रेंड व्रेंड आकर आपको कुछ बोल दिया तो आपका ध्यान हट गया, जिसके नाम से क्या होगा, आपका रस्सी हाथ से छूट गया, तो आपका बल किधर लग गया, नीचे की ओर, क्योंकि बाल्टी में क्या है, पानी। अब पानी क्या करेगा, नीचे की ओर फोर्स लगाए, क्योंकि नीचे क्या है, ग्रेविटेशन भी है, तो ग्रेविटेशन अपने तरफ फोर्स लगाता है। तो दोनों तरफ बल, जब दोनों तरफ बल लगता है उसको क्या बोला जाता है, बल युग्म, ठीक है। तो बल युग्म काम कर रहा है। जब इधर मूव करेगा, हाफ साइकिल यहाँ तक आएगा, तो फिर क्या करेगा, मूव होना बंद हो जाएगा, फिर इधर का बल लगाए, यानी एक बार इधर बल लगाएगा, एक बार इधर, यानी ये क्या बल युग्म आपका काम कर रहा है। तो दोनों में बल युग्म काम करता है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो रचना भी समझ में आएगा, क्या क्या यूज हुआ, क्या क्या मेटल वगैरह यूज हुआ, ये भी आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आगे हम लोग इस टॉपिक को करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आपका आगे में क्या हो जाएगा, तो दोनों का रचना समझ में आ गया, ठीक है जी। और अब देखते हैं प्रिंसिपल, दोनों का प्रिंसिपल क्या सेम है। रचना जो दोनों का क्या है, अलग अलग हो तो मैं बता दिया, प्रिंसिपल दोनों का सेम है बताया था मैं, और साथ में आपको क्या है, वर्किंग मेथड भी सेम है। तो वर्किंग मेथड भी सेम है, बस उसमें आपका पियोटेड लगा है। तो प्रिंसिपल में आप लोग देख लीजिए, तो प्रिंसिपल में आप लोग को क्या बताया था कि आपका तो संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था किसको बोलेंगे, मैं बताया था जब वो कॉइल मूव करेगा और आपको नीचे स्प्रिंग क्या होगा, उसको वो भी चिपकेगा यानी सिकुड़ेगा, सिकुड़ने के बाद यानी कंप्रेशन होने के बाद आपको कॉइल को मूव करना क्या कर देगा, बंद। उस वाली स्थिति को क्या बोला जाता है, संतुलन की अवस्था बोला जाता है। तो आपका क्या बोल सकते हैं, विक्षेपक बल आघूर्ण, यानी कॉइल के द्वारा विक्षेपक बल आघूर्ण, और दूसरा आपका स्प्रिंग के द्वारा यानी ऐंठन बल आघूर्ण, ऐंठन बल आघूर्ण, यानी बल युग्म भी लिख सकते, इसको आप लिखना चाहेंगे तो, अब बल आघूर्ण लिखेंगे तब भी चलेंगे। अब ये क्या हमें पहले बताया था, ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बताया था आप लोग को, NIAB साइन थीटा, सॉरी BL, ये बताया था आप लोग को। यहाँ पर भी वही सब काम करेगा,
फेरों की संख्या n है, धारा आप जितना ज़्यादा दोगे उतनी ज़्यादा विक्षेपक होगा यानी उतनी ज़्यादा आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो एन आई यहाँ पे n, लेकिन यहाँ पे जो कॉइल है वो आपका क्या है, यहाँ पे मैं बताया था कॉइल कैसा था, आयताकार से। तो यहाँ पे क्या है, लंबाई के साथ साथ क्या आ गया आपका, चौड़ाई आ गई। तो लंबाई हो गया आपका चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई आ गया क्या आएगा, मतलब एरिया आ गया। एरिया मतलब लंबाई गुणी चौड़ाई। तो यहाँ पे एल की जगह आपको क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है जी। और बी आपका मैग्नेटिक फील्ड तो रहेगी। ठीक है, साइन थीटा ये आ गया। एटन बल आघूर्ण आपका लोगे तो क्या आ जाएगा, कोई मान लो आपका कोई एंगल से आपका क्या किया हो, मूव किया, वो फाई हो गया। अब कितना हो और उसके कांस्टेंट लोगे तो एक के फाई क्या हो गया, एटन बल आघूर्ण। तो ये कैसा है, ये भी पता चल गया कितना मूव हो रहा है, वो आपका फाई से पता चल जाएगा यानी उसके कोण बोल सकते हैं आप, आपके उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, 90 डिग्री को हम लेते हैं यानी अधिकतम चुंबकीय स्थिति को लेते हैं। अधिकतम चुंबकीय स्थिति किस में होगा, 90 डिग्री में, और उसका कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, 90 डिग्री में ही बनता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एन आई ए बी आपका साइन थीटा यानी साइन 90 इक्वल के फाई, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 यानी एन आई ए बी ही हो जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। ये आपका के फाई हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, धारा कितना प्रवाहित कर रहे हैं और कितना उसमें विक्षेपक हो रहे हैं। तो मेन हम क्या दे रहे हैं, धारा दे रहे हैं। तो आई को रखेंगे, बाकी सब उधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे बाकी सब उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, के एन ए और बी, और आपका और क्या बच गया, फाई। ये इतना कांस्टेंट होता है। इतना कांस्टेंट क्यों होता है, के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो पता ही, क्योंकि एटन बल आघूर्ण का है। और आपका बी, ए और एन भी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये है कि आप उसका मान जानते रहते हैं पहले से। वही क्या होता है, स्थिरांक होता है, यानी उसका मान नियत होता है, यानी उसके मान आपको पहले से पता है। वही क्या होता है, नियतांक होता है। तो एन नंबर आपका टर्न आप तो जान ही रहे हो, कितना फेरों की संख्या उसमें लपेटा गया है, इसलिए एन भी कांस्टेंट होगा। ये क्या है, एरिया, किसका एरिया है, कॉइल का एरिया। तो कॉइल के एरिया का आप साइज जान ही रहे कितना साइज का लिए है, तो इसका भी मान क्या हो गया, नियत, क्योंकि आप इसका भी मान तो आपको पहले से ही पता है। अब बी क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपको कितना चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होगा ये भी आपको पता ही रहेगा, क्योंकि जितना आपका फेरों की संख्या रहेगा, जितना क्षेत्रफल रहेगा और जितना ज़्यादा करंट रहेगा उतनी ज़्यादा उसका आपका क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो ये भी नियतांक हो गया। तो ये पूरा को क्या मान लिया जाता है, नियतांक मान लिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, नियतांक को हटाने पर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू फाई। तो आप जितना ज़्यादा धारा दोगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, आपको विक्षेपक मिलेगा, यानी आपको उतनी ज़्यादा विक्षेप होगा। ये आपको पता चल गया। तो इसमें क्या बोल सकते हैं आप, लास्टली चल कुंडली धारा मापी में, चल कुंडली धारा मापी में बहने वाली धारा विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आप जितना ज़्यादा धारा का मान बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा विक्षेप आपको मिलेगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चल कुंडली धारा मापी कहा जाता है। और ये सेम टू सेम आपका किस में अप्लाई होगा, आपका उसमें वेस्टर्न धारा मापी में भी ये अप्लाई होगा। ठीक है जी। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। वेस्टर्न धारा मापी का भी सेम होगा, वर्किंग मेथड तो बता ही चुका। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही। तो आप लोग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ सबको दूर करने का। नमस्कार।